एक्सरसाइज 1.2 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यहाँ पर आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसमें भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं की बात की जाएगी। यद्यपि पिछली कक्षा में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पिछली कक्षाओं को रिमाइंड करते हुए या एक बार दोबारा आपको याद दिलाते हुए बताना चाहते हैं कि भाज्य संख्याएं यदि उदाहरण में आपने पढ़ा होगा, जैसे 4, 6, 8, ये भाज्य संख्याएं हैं। जब हम इनको परिभाषित करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वे संख्याएं जिनका अपने और एक के अलावा अन्य और कोई गुणनखंड प्राप्त हो, वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम और विषम पर आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। भाज्य संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं, जैसे एक संख्या हमने ले लिया 15। अब 15 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड 3, 5 हो गए, अर्थात 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड जिनका प्राप्त हो, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में मिलेंगे। दूसरे नंबर पर हम बताना चाहेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका स्वयं और एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं होता। जैसे यदि हम उदाहरण दें कि 17, तो 17 का गुणनखंड अगर आप करना चाहें तो अधिक से अधिक आप लिख सकते हैं 17 गुणे 1। इसका एक गुणनखंड स्वयं 17 है, दूसरा गुणनखंड 1 है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यद्यपि जूनियर की कक्षाओं में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के संबंध में आपको एक छननी की विधि बताई गई। यहाँ पर हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा रिमाइंड करें। अगर आप 1 से लेकर ......100 तक संख्या लीजिए और कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें आप निकालिए। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जो जो संख्याएं आती हैं काटते जाएंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जो आती, ध्यान दीजिए यहाँ 100 तक गिनती लिखी गई। अब लास्ट में कुछ संख्याएं ऐसी बचेगी जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इसका सीधा मतलब हुआ कि वे संख्याएं अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती जो अभाज्य, क्योंकि उनके गुणनखंडों में या तो स्वयं वो संख्या होगी या 1 होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न चूंकि बहुत आसान है, इसलिए हम यह आपको काम दे रहे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है
निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब दी गई संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये दी गई संख्याएं हैं, इनमें से हम एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, यह आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यदि मैं इस संख्या को गुणनखंडों में तोड़ूं तो ये 5 से भी डिवाइड होगी क्योंकि इकाई पर 0 है, और ये 2 से भी डिवाइड होगी। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का ये मतलब होगा कि सबसे पहले उसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना होगा थोड़ी देर के लिए। यदि इसके 2 गुणनखंड हम ऐसे बनाना चाहें 70 गुणे 2, तो 140 के 2 गुणनखंड हैं, लेकिन इसे हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे क्योंकि इसका एक गुणनखंड जो 70 है या 70 है, ये इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में यह तब तब्दील हो जाएगा जब इसके गुणनखंडों का और कोई गुणनखंड न हो सके। फिर हम आगे बढ़ते हुए यदि इस 70 को 7 × 10 में × 2, फिर 7 × 2 × 5 × 2 इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो 2 × 2 माने 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 7 गुणे 5। इस प्रकार से अब इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब बाकी के जो 2-3 संख्याएं 2-3 दी गई हैं, आप उनका अभाज्य गुणनखंड स्वयं करें। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ संख्याएं दी जा रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इन संख्याओं के और इनके मासा और लासा में एक संबंध स्थापित कीजिए। तो थोड़ा सा पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि यदि दो संख्याओं का मासा h तथा लासा l है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये थ्योरम सूत्र है या प्रमेय। यदि पहली संख्या कोई पहली संख्या जिसको हम a, दूसरी संख्या को b, तो a गुणे b सदैव बराबर होगा उनके महत्तम गुणे लघुत्तम के बराबर होगा। एक बात का ध्यान दीजिए, यह सूत्र केवल दो संख्याओं के बीच स्थापित होता है। यदि 3 संख्याएं हैं तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि तीनों का गुणनफल बराबर होगा उनके महत्तम और लघुत्तम, नहीं, ये गलत है। यह केवल दो संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इस संबंध के अनुसार अब दी गई संख्या है कह रहा है कि 26 और 91, एक संख्या है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका मासा और लासा ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के पश्चात हम देखते हैं
26 का जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ आपको प्राप्त होगा 2 गुणे 13। दूसरी संख्या है 91। यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं तो 7 गुणे 13। अब मात्रा के लिए महत्तम समापवर्तक के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। जैसे मासा लिखने के लिए अब आप देखिए इसमें दोनों में उभयनिष्ठ हमें 13 दिखाई दिया। 13 की एक घात पहले में भी है और दूसरे में भी 13 की एक ही घात, इसलिए इसका महत्तम 13 हो जाएगा। 13 और छोटी से छोटी उभयनिष्ठ संख्या होगी जो 26 और 91 को पूरा विभाजित कर देगी। लघुत्तम के लिए हम ये ध्यान देते हैं कि उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात तथा शेष सभी गुणनखंड को हम शामिल करें। यहाँ लिख दें उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात और शेष सभी गुणनखंड। इसके अनुसार इसका लासा या लघुत्तम समापवर्त जिसे हम 60 में लासा कह रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। अब हमें संबंध स्थापित करने के लिए जैसे 13 सत्य 91 गुणे 2, लघुत्तम आपको प्राप्त होता है 182। और संबंध के लिए हम यहाँ सिद्ध करेंगे 26 गुणे 91। जो प्रोडक्ट या जो रिजल्ट हमारा संख्याओं के गुणनफल का आता है वही रिजल्ट हमारा उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल का आना चाहिए। आप करके देखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस प्रकार ठीक इसी पैटर्न पर आपको हम गृहकार्य के लिए 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं जिसे आप स्वयं करेंगे। पहले आप इनके मासा और लासा निकालेंगे। इसके बाद यदि इन संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर हो जाता है तो यह संबंध स्थापित हो जाएगा जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 ये आपके लिए दे रहा हूं। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए।
इसमें 12, 15 और 21। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। जब आपको 2 या 3 या 3 से अधिक संख्याएं इस प्रकार से मिले कि सभी अभाज्य हो, या दो संख्याओं में एक अभाज्य एक भाज्य हो, तो उसका महत्तम हमेशा 1 होगा, लेकिन लघुत्तम तीनों संख्याओं का गुणा करने पर ही प्राप्त होगा। ये लॉजिक आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा कि दो संख्याएं हैं 306 और 657 का, यदि मासा 9 है तो लासा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार यदि हम 306 और 657 का लघुत्तम लेना चाहें तो गुणनखंड यहाँ पर हमारे लिए लंबी विधि हो जाएगी। अभी सूत्र बताया गया कि लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र के आधार पर आप इसको पक्षांतर कर करके ये इन 4 में से यदि कोई 3 राशियां दी गई हो, जैसे मासा गुणे लासा, अभी हमने पढ़ा है, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में हमको लासा ज्ञात करना है तो मासा का पक्षांतर हो जाएगा और सीधे हम लासा बराबर पहली संख्या हमारी 306 है, दूसरी 657 है और बटे में मासा का 9 हो जाएगा। सरल करने के बाद आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इन सभी प्रश्नों से हटकर अलग है, थोड़ा प्रश्नों से अलग हटके है। ये आपसे पूछा जाता है, लिखा है 6 की पावर n, जहां n कोई प्राकृत संख्या है। समझाइए 6 की पावर n जहां n कोई प्राकृत संख्या है। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कहते हैं सर, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है काउंटिंग नंबर या जिस संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, अर्थात 1 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, 4, 4 इनफाइनाइट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। हमको ये बताना, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, यदि हम 6 का मान 1 रखें, ये प्रश्न है, समझाइए। इसका मतलब आपको उत्तर नहीं बताना है, समझाना कि 6 की पावर n, जहां n कोई प्राकृत संख्या है, इसकी वैल्यू या इसका मान कभी शून्य पर समाप्त नहीं होता। अब हमारे समझाने के अलग अलग तरीके होंगे। अब हम इसको कितने ढंग से समझा ले जाते हैं एग्जामिनर को, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम विचार करें या प्रयास करें कि 6 की पावर n, जहां पर n 1 भी हो सकता है, यदि n 1 होता है तो 6 का 6 ही रह गया, n 2 हो गया तो 6 गुणे 6 36 हो गया। तो कहते हैं सर n की वैल्यू 3 हो गई तो 6 गुणे 6 216 हो गया। अब यह एक प्राकृतिक संख्या है, उसकी वैल्यू अनंत तक कुछ भी हो सकती है। हमको ये बताना है कि यदि 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी घात इसकी लगाई जाए तो यह प्राप्त होने वाली संख्याओं में इकाई पर शून्य नहीं आएगा। ये हमें समझना। अब हम देखते हैं
तो ये तरीका हमारा, जैसे हमने अपना लॉजिक लगाया तो समझाने का बहुत कठिन तरीका हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। हम देखते हैं यदि इस 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें मालूम है 2 × 3 की पावर n हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है और 3 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यदि 2 की पावर में कोई भी प्राकृतिक संख्या हम रखें, जैसे 2 × 2 × 2 ... 2 की पावर n, तो हम यहाँ लिखेंगे इकाई पर शून्य प्राप्त नहीं होता। इकाई पर शून्य प्राप्त नहीं होता। ये प्रश्न हमारा लॉजिक है और हमें लॉजिक से ही समझाना। 2 दूना 4, 3 घात करते हो तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 घात करते हो तो 32। ऐसे अगर करते जाए तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जहां पर इकाई पर हमें शून्य प्राप्त। सेम ठीक उसी तरह से 3 × 3 × 3 अगर हम इनफाइनाइटली करते जाते हैं तो हमें यहाँ भी ऐसा कोई नंबर नहीं प्राप्त होता जिसके इकाई पर शून्य हो सके। तब हम यहाँ लिखेंगे अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, इस पैटर्न का प्रश्न आपके पश्चिमी जिलों से आई हुई कापियों में हमें मिला है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। आपको व्याख्या यहाँ पर भी व्याख्या करके ही समझाना है। दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, दूसरा खुद आपको करना होगा। जैसे प्रश्न नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, कह रहा कि 7 यानी 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो आपको प्राइमरी और जूनियर में बहुत बताया गया होगा कि जब गुणा और धन एक साथ आता है तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, तेरह 91, कैरी ओवर 9 हो जाए, 13 91 और 9 100, उसमें हम 13 प्लस करते हैं। फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है, इस व्यंजक का जो मान हमें प्राप्त होता है वह 1014। और अभी अभी आपको बताया गया कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका स्वयं और एक के अलावा अन्य भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब हम अपने रफ कॉलम पर ये करके देखें कि क्या हमको 1014 के अभाज्य गुणनखंड और भी मिलते हैं या स्वयं और एक। जब इसको आप गुणनखंड में बदलेंगे या फैक्टराइज करेंगे, अब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। 7 5 12 आपने पढ़ा होगा, जब अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता तो सारे नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाते हैं।
और ये नंबर 13 से ही डिवाइड होगा। तो हमें पता चला 1014 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब हमें समझाना होगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक। अतः अभाज्य गुणनखंड 2 से यानी 2 से अधिक, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अगला आप अभ्यास करेंगे और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा में आया है। अभी इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न बच रहा है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है, पूछ रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें 2 धावक हैं, एक सोनिया है जो 18 मिनट में मैदान का एक चक्कर पूरा करती है, रवि जो है वो 12 मिनट में। तो यह भी प्रश्न जो है जूनियर की कक्षाओं में बहुत पूछा गया है और इसका सीधा उत्तर होगा कि हम 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्त ले लें। दोनों कितने मिनट के बाद फिर कहते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखना है, जैसे मान लीजिए हमारा वृत्ताकार मैदान और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती, फिर 18 मिनट में दूसरा चक्कर लगा के वही आ जाती है, तो 36 मिनट हुए। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, 12 मिनट में एक चक्कर 24, 12 मिनट में एक चक्कर 36। इसका मतलब 36 मिनट का वो समय है जिसमें रवि 3 चक्कर कंप्लीट करके वही आ जाएगा और सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट करके वही आ जाएगी। ये 36 जो है 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त है। प्रैक्टिकली ये समझ में आ गया होगा, अतः आप सीधे 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ और अन्य प्रश्नों को जो इन नियमों पर आधारित हैं आप अन्य किताबों से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मन लगाकर उसका रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे। हम आशा करते हैं आपको निश्चय लाभ मिलेगा। इसी तमाम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए चितबहार आदर्श विद्यालय सदैव तत्पर है। धन्यवाद।